हीट चेंज ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर इंटरनल से डिफाइन करना हो तो इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो हीट चेंज ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब कितना आसान हो गया देखो दोनों को डिफाइन करना। ये हीट चेंज ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, सिस्टम मतलब केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड डेल्टा यू क्या थी, हीट चेंज ऑफ द केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर ऐसे देखते हो तो दोनों फंक्शन निकालना बहुत ही आसान है। बट एक चीज़ और है बच्चों कि केमिकल रिएक्शन में अधिकतर मोल चेंज होते हैं, तो क्यों ना इस फार्मूले को हम लोग मोल्स में लिखें, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। और मोल्स में कैसे लिखें, तो वी नो दैट पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। नाउ एंथैल्पी डिफाइंड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो पी डेल्टा वी इक्वल टू, लेट की कांस्टेंट टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, मोल चेंज हो रहे हैं, तो डेल्टा एन जी आर टी, यहाँ पर डेल्टा वी चेंज किया, यहाँ पर एन चेंज कर दिया, वी कैन राइट डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। और डेल्टा एन जी क्यों जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में हम गैस को सिस्टम मान के चल रहे हैं, गैस को, और गैस ही एक्सपैंड या कंप्रेस होती है, इसलिए यहाँ पर जो मोल्स होंगे वो गैस के होने चाहिए, क्योंकि गैस के मोल्स ही बनेंगे तभी वो एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर डेल्टा जी एन जी क्या होता है, डेल्टा एन जी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous reactant, number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant। ये यहाँ पर डेल्टा एन जी होता है, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे अच्छा, अब मैं इस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं, अब मेरे लिए इंथैल्पी पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो समझाना आसान होगा, और इस पे क्वेश्चन जरूर आएंगे, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कैसे कि इंथैल्पी के जब एप्लीकेशन करेंगे अभी कि हीट ऑफ इंथैल्पी क्या होती है, हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, अगर ये आप जितना जल्दी मुझे इसका जवाब दोगे उतनी जल्दी इसको हम रिवाइज कर सकते हैं और क्वेश्चंस पे आ सकते हैं, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंथैल्पी पे। इंथैल्पी और एप्लीकेशन ऑफ इंथैल्पी में सबसे पहले हीट ऑफ रिएक्शन, या इसको कह सकते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। हीट का मतलब इंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर पे, HEAT, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये क्या होता है, हीट ऑफ रिएक्शन और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सो हाउ विल यू डिफाइन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो किसी रिएक्शन को होने के लिए उसमें जो हीट चेंज होता है दैट इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब हीट चेंज का क्या मतलब है, हीट एब्जॉर्ब हो सकती है, रिलीज हो सकती है। तो मान लो कोई रिएक्शन R2P है, तो इसकी अगर इंथैल्पी चेंज लिखना है तो क्या लिखोगे, इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। अब ये अगर पॉजिटिव आता है तो यू सेड कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर नेगेटिव आता है तो उसे बोलते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको है नहीं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें रिएक्टेंट की हीट जो है प्रोडक्ट से ज़्यादा हो तभी नेगेटिव आएगा। और एंडोथर्मिक में क्या होता है, जब प्रोडक्ट की हीट रिएक्टेंट से ज़्यादा हो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो जब प्रोडक्ट की हीट रिएक्टेंट से ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्टेंट तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, इसलिए इसका नाम एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब हीट ऑफ रिएक्शन के बहुत सारे नाम होते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन में नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब इसको आप लोग मुझे जल्दी जल्दी बताओगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन ये क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, व्हाट इज हीट ऑफ
बताओ। एनीवन? गरिमा, व्हाट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्म होता है उसके एलिमेंट से। हाँ जी, हाँ जी। हाँ गरिमा, यू टेल। सर कोई भी सब्सटेंस तो अपनी एलिमेंट्री फॉर्म से बनता है, तो उसमें जो हीट चेंज होता है उसको बोलते हैं। आपको पता है कि ये जो डेफिनेशन है, इसके डेफिनेशन पर न जाने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जो सब्सटेंस बनता है वो कितना बनता है? एक वर्ड और मिसिंग है जो आप बता रहे हो, वो वर्ड क्या है? वन मोल। वन तो मोल। वन मोल, हाँ बेटा, वन मोल के लिए डिफाइन ध्यान रखना हमेशा। और एलिमेंटल स्टेट से बनना चाहिए वो वन मोल। तो कैसे डिफाइन करूँगा? इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड when 1 mole of a substance formed from its element at standard stable state. ओके, क्या मतलब इसका? जैसे अगर आप CO2 गैस को फॉर्म करना चाहते हैं तो इसका 1 मोल फॉर्म करेंगे, और CO2 में क्या एलिमेंट है? कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन की एलिमेंटल स्टेट क्या होती है? स्टेबल स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है कार्बन की? कार्बन क्या होती है बताओ? डायमंड या ग्रेफाइट? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है उसमें। हाँ जी, कार्बन ग्रेफाइट और प्लस O2 गैस। एक्चुअली जो अभी मोदी ने बोला है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, आपको यहाँ पर जो स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट से मतलब है ना बच्चों, एलिमेंट की दो स्टेबिलिटी होती हैं। आपने सुना नहीं होगा, अगर सुना है तो अच्छी बात है। एक काइनेटिक स्टेबिलिटी और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ये दो वर्ड सुने हैं क्या आपने गरिमा? काइनेटिक स्टेबिलिटी और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। नो सर। हाँ देखो, वैसे देखने में तो डायमंड ज़्यादा टफ लगता है, ग्रेफाइट, डायमंड, राइट? लेकिन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या मतलब है? अगर मैं कहूँ कि ग्रेफाइट को हीट कर दूं मैं बहुत तेज़ी से, तो वो 4 दिन में डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? और डायमंड को ऐसे रख दिया जाए तो वो स्लोली स्लोली अपने आप ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे। तो बताओ, काइनेटिक स्टेबल कौन था और थर्मोडायनेमिक स्टेबल कौन था? जो इमीडिएटली फॉर्म हो जाता है, डायमंड जो इमीडिएटली फॉर्म हो जाता है, दैट इज काइनेटिकली स्टेबल। और जो स्लोली स्लोली जो अपने आप किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो जिस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है वो फॉर्म थर्मोडायनेमिक स्टेबल है। इसलिए ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन डायमंड, एंड डायमंड इज काइनेटिकली मोर स्टेबल देन ग्रेफाइट। तो इसलिए हमें यहाँ पे जो स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट लेनी होती है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल लेनी होती है। तो कार्बन ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन कार्बन डायमंड, दैट्स वाई यहाँ पे कार्बन ग्रेफाइट लेना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आपको NH4Cl फॉर्म करना हो, NH4Cl फॉर्म करना हो अकॉर्डिंग टू हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो NH4Cl का 1 मोल लोगे, और कौन कौन से एलिमेंट है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन लोगे, लेफ्ट हैंड साइड में 1 मोल की जरूरत नहीं है, N2, H2 और Cl2। Cl की स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट क्या है बच्चों? क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन की N2 गैस, और नाइट्रोजन की N2 गैस, H2 गैस। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हाफ N2 करना पड़ेगा, हाइड्रोजन 2 करने पड़ेंगे, और क्लोरीन को हाफ करना पड़ेगा। ये हो गई स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl। अब CO2 को तो मैं ऐसे भी फॉर्म कर सकता था, CO प्लस हाफ O2 चेंज इनटू CO। क्या ऐसे नहीं फॉर्म कर सकता था मैं? और क्या इक्वेशन में कुछ गलती है क्या बच्चों?
क्या गलती इसमें? ये केवल इक्वेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन नहीं कर रहा है। हाँ, ये केवल हीट ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन में हमको कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं ले सकते, तो कंपाउंड हो गया, और हमको किसे फॉर्म करना होता है? हमेशा एलिमेंट से। तो दिस इक्वेशन इज करेक्ट बट डज नॉट डिफाइन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा एच एफ नॉट, या ऐसे भी बुक में लिखा होता है डेल्टा एफ एच नॉट। ठीक है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। अब मैं कुछ एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट लिख देता हूँ, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कार्बन की कार्बन ग्रेफाइट, फ्लोरीन की F2 गैस। अच्छा, स्टैंडर्ड स्टेट से क्या मतलब है? प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे जो कंपाउंड जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करे, दैट इज ए स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट। ठीक है। सी कार्बन की कार्बन ग्रेफाइट, फ्लोरीन की F2 गैस, क्लोरीन की Cl2 गैस, ये ITJ पूछा चुका है। ब्रोमीन की स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट क्या होती है? Br2 लिक्विड, आयोडीन की I2 सॉलिड, और सल्फर की एसेट रोम्बिक, सल्फर एसेट रोम्बिक। फास्फोरस में एक्सेप्शन है। फास्फोरस का थर्मोडायनेमिकली स्टेबल फॉर्म या रिएक्शन कराने के लिए जो लेते हैं वो फास्फोरस वाइट है। ऑल्दो फास्फोरस ब्लैक जो होता है वो सबसे स्टेबल है थर्मोडायनेमिकली, बट इसके साथ रिएक्शन जो है वो फिजिबल नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। दैट्स वाई फास्फोरस वाइट इज टेकन एज एलिमेंटल स्टेट फॉर टू डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट, नाइट्रोजन की क्या लोगे? N2 गैस। H को क्या लोगे? H2 गैस। और किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। मरकरी को मरकरी लिक्विड लोगे, सोडियम को Na सॉलिड लोगे, है ना, सोडियम को Na सॉलिड, मरकरी को लेना होगा रिएक्शन में तो मरकरी लिक्विड। इस तरीके से स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट एक्सेट्रा। अच्छा, ओके। अगर आपको NaCl बनाना हो तो कैसे बनाओगे? फ्रॉम Na सॉलिड एंड हाफ Cl2 गैस। दिस विल डिफाइन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी, दैट इज द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है, अभी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, हाउ टू रिलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विथ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन। सो वी हैव इक्वेशन लाइक दिस, A प्लस बी चेंज इनटू 2C, और आपको दिया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A इक्वल टू समथिंग x1, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B x2 एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इक्वल टू x3, राइट। और पूछा है कि इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी? तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो ओवरऑल रिएक्शन में जो हीट रिलीज या एब्जॉर्ब है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या ये रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना? क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा है ना, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है ना ये। अगर मैं पूछूं कि इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एक क्वेश्चन तो मैं पहले आपसे और पूछ रहा हूँ कि अगर मैं पूछूं कि इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो -20 किलो जूल है, तो बताओ इसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C क्या होगा? कोई बता सकता है इसका आंसर? -10। वेरी गुड गरिमा, क्योंकि देखो C के 2 मोल बने हैं, तो 2 मोल के फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन का हीट जो हीट एंथैल्पी रिएक्शन -20 है, तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा इसका हाफ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C जो होगा -10 किलो जूल। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है, ओके। अब इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इस तरह दे रखी है
ये तो मैंने एक जनरल क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। तो अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए दिया हो, बी दिया हो, सी दिया हो, पूछे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो कैसे लिखोगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हाफ x1 प्लस हाफ x2 एक मिनट माइनस x3। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, देखो एंथैल्पी क्या होती है? स्टेट फंक्शन विच डिपेंड अपॉन फाइनल एंड इनिशियल। फाइनल क्या होता है रिएक्शन में? प्रोडक्ट। इनिशियल क्या होता है? रिएक्टेंट। तो लिखेंगे 2 इंटू फॉर्मेशन ऑफ सी माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। ठीक है, ये क्या हो गया? 2x3 माइनस x1 माइनस x2, ये आपकी क्या होगी? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो, सभी के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी हो तो। अब मैं आपसे पूछूं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 क्या होगी? H2 गैस एट स्टेडी स्टेट, तो क्या ले लोगे इसको? 0। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2 गैस क्या लोगे? 0। जो एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट में हो, यानी कि 1 atm प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस पे जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है अपने स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट में, उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 ले सकते हैं हम लोग, ऑर्बिटली 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये हीट ऑफ रिएक्शन के सब टाइप्स हैं। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, क्या होती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन? अब कंबशन किसका करते हो? रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का? रिएक्टेंट का। क्यों बच्चों? तो अब कंबशन में हमेशा हीट क्या होती है? रिलीज। तो यहाँ पर ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या ए जॉब ना, ओनली क्या डिफाइन करेंगे? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, है ना। सो देखो क्या लिखेंगे? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of substance completely burned in excess air. It is amount of energy released when 1 mole of substance completely burned in excess air. और एनर्जी हमेशा कंबशन में रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो एंथैल्पी चेंज हमेशा क्या आएगा इस रिएक्शन का? नेगेटिव। C+O2, तो एक कार्बन का कंबशन हो गया, कार्बन ग्रेफाइट से बनेगा CO2 गैस, और इसकी एंथैल्पी फिक्स है -393 पॉइंट समथिंग केल्विन, किलो जूल पर मोल। जब भी कार्बन का 1 मोल बर्न होता है एक्सेस एयर में, तो हमेशा इतनी एनर्जी रिलीज होती है 393। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस पर, लेकिन उसके पहले अब एक चीज़ बताओ मुझे, अगर मैं CXHY कोई हाइड्रोकार्बन बर्न करूं, तो अगर हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिफाइन करना है तो हमें जिसको बर्न करना है उसका 1 मोल लेना है ना। जब खुद से लिखेंगे तो, अगर इक्वेशन कुछ पहले से गिवन है दैट्स ओके। तो अगर CXHY को बर्न करूं O2 के साथ तो कैसे लिखेंगे? तो कार्बन कितने हैं? X, तो X CO2 मिलेगी गैस, प्लस Y वाटर कितने मिलेंगे? हाइड्रोकार्बन के कंबशन से CO2 और H2 मिलता है, वाटर कितने मिलेंगे? Y/2 लिक्विड मिलेगा हमेशा कंबशन में, ध्यान रखना वाटर लिक्विड बनेगा। सो H2O, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे मैं Y/2 H2O लिख दिया मैंने। अब बताओ ऑक्सीजन कितने होंगे? तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2x, और यहाँ पे कितने हैं? +Y/2। इतने ऑक्सीजन चाहिए, मगर यहाँ पे क्या है? O2। तो जब मैं यहाँ पे O2 करूँगा तो उसको हाफ से क्या करूँगा? मल्टीप्लाई। तो ये क्या बनेगा? x + y/4। तो O2 कितने चाहिए? x + y/4। x + y/4 O2। ठीक है, ये कंबशन की इक्वेशन है फॉर
हाइड्रोकार्बन लाइक CH3। अब अगर बेंजीन का लिखना हो कंबशन C6H6 तो यहाँ पे C की X की वैल्यू 6 और Y की वैल्यू 6 ले लो, अदरवाइज आप खुद ही बैलेंस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ पहले अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके हैं, अब कल बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। क्वेश्चन है कैलकुलेट डिफरेंस in heat of formation difference in heat at constant pressure and at constant volume for the combustion of benzene at 27 डिग्री सेल्सियस। और आंसर जो बताना है आपको वो कैलोरी में बताना है। सो हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो आप क्या करें कि बेंजीन का कंबशन लिखें खुद से। बेंजीन की स्टेट क्या होती है रूम टेम्परेचर पे? लिक्विड या सॉलिड या गैस? बोलो। लिक्विड प्लस O2 चेंज इनटू कितने CO2 बनेंगे? 6 CO2 और प्लस 3H2O, 6 से 3H2O हाफ वाटर। कितने ऑक्सीजन इधर हो गए? 6 2 12 और यहाँ पे कितने हो गए? प्लस 3 15 ऑक्सीजन है इस तरफ। यहाँ पे O2 है तो 15 ऑक्सीजन है, तो 15 O2 लिखना हो तो क्या लिखोगे? 15/2 O2 गैस। पहले मुझे बताओ इसका डेल्टा Ng कितना आएगा? डेल्टा Ng नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल गैसेस रिएक्टेंट। वाटर लिक्विड बनेगा तो गैसेस प्रोडक्ट कितने हैं? 6 और गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं? 15/2। ये तो लिक्विड में, वाटर लिक्विड में है। कितना आ गया? -3/2। ये डेल्टा Ng की वैल्यू आ गई। और डेल्टा H डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। डिफरेंस पूछा है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये होती हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और ये होती हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Ng RT। डेल्टा Ng कितना है? -3/2। R कितना लोगे? आंसर कैलोरी में चाहिए तो R की वैल्यू कितनी लो? 2। टेम्परेचर कितना? 27। केल्विन में कितना हो जाएगा? 300। कितना आ गया है? बोलो कितना आ गया? जो भी आ जाए इसके कैलोरी में आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? कल मैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बॉन्ड एंथैल्पी और CP CV बताने के बाद आपको अधिकतर क्वेश्चन इसमें बनने लग जाएंगे।